Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 8th class science book in this video. Dear students, as you know we have completed the second lesson in our last video and we have also discussed about the what you have learnt point. हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेसन को कंप्लीट कर लिया था और ये जो इसके समरी पॉइंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए होते हैं लेसन के लास्ट में, जो कि व्हाट यू हैव लर्नड इस टॉपिक के अंडर में दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और साथ ही की वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स इस लेसन में यूज की गई है वो भी हमने डिस्कस कर ली थी. एंड वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन फिल इन द ब्लैंक्स आल्सो इन अवर लास्ट वीडियो. और अपने लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 से. एंड इट इज द पार्ट 12 ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये 12th पार्ट है, यानी 12वां वीडियो है इस लेसन का. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी. तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. टिक द करेक्ट आंसर. यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर ए. यीस्ट इज यूज्ड. यीस्ट के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है लेसन में कि यीस्ट पाउडर या यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाता है. और ये फर्मेंटेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होता है. और वहाँ पर जहाँ पर ये फर्मेंटेशन करता है यीस्ट, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की है. उसी के बारे में एक क्वेश्चन है यीस्ट के बारे में. यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. यीस्ट यूज किया जाता है प्रोडक्शन में, यानी उत्पादन में. किस चीज के प्रोडक्शन में यीस्ट को यूज किया जाता है? शुगर के, अल्कोहल के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के या फिर ऑक्सीजन के. तो जैसा कि हम लोगों ने स्टडी की है कि जो पॉइंट हमने स्टडी किया था कि कमर्शियल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो पॉइंट स्टडी किया था हमने लेसन में, तो वहां पर हमने स्टडी की थी कि कमर्शियली हम अल्कोहल और एसिटिक एसिड जो है, अल्कोहल और वाइन जो है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, यानी व्यावसायिक उपयोग के बारे में हमने पढ़ा था. और वहां पर हमने स्टडी की थी कि अल्कोहल और वाइन यानी शराब का उपयोग जो प्रोडक्शन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किया जाता है. और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यीस्ट होता है. तो यीस्ट किसका प्रोडक्शन करता है? तो शुगर का नहीं करता है. शुगर से ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल में. शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल बनता है. सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. यू हैव टू मेक ए राइट मार्क, मेक ए टिक मार्क बिसाइड इट. इसके पास में ही एक टिक मार्क आपको लगा देना है अपनी नोटबुक में. यू हैव टू नोट डाउन द 4 ऑप्शंस. चारों ऑप्शंस आपको नोट करने हैं. Then you have to make a tick mark beside the alcohol. After it you have to leave one blank line in your notebook. Sub question number B. The following is an antibiotic. निम्न में एक एंटीबायोटिक है. यहाँ पर कुछ नेम्स हमें गिवन किए दिए गए हैं. Some names are given here and you have to find out the antibiotic name. अमंग देम, उनके बीच में से आपको एंटीबायोटिक का नेम आपको फाइंड करना है. फर्स्ट नेम यहाँ पर दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल एंड यीस्ट. तो यीस्ट तो कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. अल्कोहल भी एंटीबायोटिक नहीं है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी, ये तो उसमें आया था. हम प्रिजर्वेशन किन किन चीज़ों प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है. ये तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हमने स्टडी की थी कि एंटीबायोटिक, ये एक एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो इट इज द करेक्ट आंसर. एंटीबायोटिक का नेम हमें फाइंड आउट करना था, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन. सब क्वेश्चन नंबर सी.
कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज। अब कैरियर क्या होता है वो मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन किया था कि जो किसी चीज को कैरी करता है यानी ले जाता है, जो ले जाने वाला होता है वो कैरियर बोलते हैं उसको। तो यहां पर किसके कैरियर की बात हो रही है? तो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन, मलेरिया पैदा करने वाला जो प्रोटोजोआ है, मलेरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से कॉज होता है, पैदा होता है? तो वो होता है प्रोटोजोआ, मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है। तो ये मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ जो होता है यानी मलेरिया को पैदा करने वाला जो प्रोटोजोआ होता है उसका कैरियर कौन होता है, यानी उसको ले जाता कौन है इधर उधर। तो हमने स्टडी की है कि मलेरिया किसके कारण से होता है, किसके काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से होता है। अब मच्छर भी बहुत सारी स्पीसीज होती है मच्छर की, मॉस्किटो की। तो यहाँ पर कुछ नेम्स दिए गए हैं कि कौन है मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ का कैरियर। तो सबसे पहला नेम है, फर्स्ट नेम दिया हुआ है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जिसको हिंदी में हम मादा एनोफ्लीज मच्छर कहते हैं। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउसफ्लाई एंड बटरफ्लाई। तो यहाँ एकदम क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज द करेक्ट आंसर। मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है वही कैरियर होता है, वही ले जाता है किसको? इस प्रोटोजोआ को। और कौन से प्रोटोजोआ को? मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ को ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो कैरी करता है। तो इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई, द ब्रेड और इडली। ब्रेड और इडली डॉ यानी उनका जो गूथा हुआ आटा होता है उसको डॉ बोलते हैं, लोया जिसको बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में। ये हम स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में लेसन में। द ब्रेड और इडली डॉ, ब्रेड या इडली का जो डॉ होता है, जो उसका गूथा हुआ आटा होता है, राइजेज यानी फूल जाता है, फूलता है बिकॉज ऑफ, किसके कारण से? तो उसका आटा फूल क्यों जाता है? तो हम लोगों ने इसके लिए स्टडी की है कि उसमें या तो हम कर्ड यूज करते हैं, दही यूज करते हैं, या फिर उसमें थोड़ा हम यीस्ट पाउडर ऐड करते हैं। तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस है, उसके बेसिस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो वो राइज क्यों हो जाता है, उनका डॉ जो है, आटा जो है वो फूल क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ हीट यानी गर्मी के कारण, ग्राइंडिंग यानी पीसने के कारण, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, यीस्ट सेल की ग्रोथ के कारण, और नीडिंग यानी उनकी उसको गूंथने के कारण। तो यहाँ पर यही ऑप्शन इसके लिए सूटेबल लग रहा है, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, यीस्ट सेल की ग्रोथ के कारण, क्योंकि हल्का सा यीस्ट पाउडर हम लोग मिलाते हैं उसमें तो वो फूल जाता है आटा, उसका जो डॉ है। तो ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, ये इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर। जो प्रोसेस है यानी कि जो क्रिया विधि है, किसकी क्रिया विधि? ऑफ कन्वर्जन यानी कि बदलने की क्रिया, कन्वर्जन की क्रिया, किस चीज को कन्वर्ट करने की? ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है इज कॉल्ड, कहलाती है। तो आपको अगर माइंड में रिकॉल हो रहा है, याद आ रहा है, तो आप याद कर सकते हैं कि हमने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था, और जो व्यावसायिक उपयोग जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कमर्शियल यूज जो होता है, उस पॉइंट में हमने इसको पढ़ा था कि ये जो यीस्ट पाउडर होता है ये कन्वर्ट करता है शुगर को अल्कोहल में। शुगर को अल्कोहल में जो कन्वर्जन की जो क्रिया होती है वो फर्मेंटेशन कहलाती है, और इसमें इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी में जो वाइन है या अल्कोहल है वो बनती है, अल्कोहल इसका प्रोडक्ट होता है। तो पूछा क्या गया है सॉरी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर के कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में उसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन एंड इन्फेक्शन। सो वी नो, एज वी नो, वी कॉल इट फर्मेंटेशन।
इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। जब नेचुरल जो शुगर होती है, जो प्राकृतिक शुगर होती है, उसमें जब यीस्ट जो पाउडर है या यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो किया जाता है, उसकी वृद्धि की जाती है, तो वहाँ पर वो जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ऑल द MCQs आर कंप्लीटेड नाउ। सभी जो MCQs थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर में ABCDEF 1 2 3 4 5 6, all these 6 MCQs we have completed. Now we have to do the third question. और अब हमें करना है थर्ड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, दीज ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स। आपको अपनी नोटबुक्स में करना है, एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम बिकॉज आई विल टेक ए टेस्ट ऑफ यू ऑफ द रिटन वर्क विच यू आर डूइंग इन योर नोटबुक्स। जो भी नोटबुक्स में आप वर्क अपना करते जा रहे हैं उसके बेसिस पर एक टेस्ट लूंगा मैं जल्दी ही, और उसको अनाउंस भी कर देंगे 1-2 दिनों में। तो आप जो भी रिटर्न वर्क हो रहा है उसकी आप प्रिपरेशन करते रहें, उसको लर्न भी करते रहें। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर सी। मैच द ऑर्गेनिज्म को मैच कीजिए इन कॉलम ए विद देयर एक्शन। कॉलम ए के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए, यानी कॉलम ए में जो ऑर्गेनिज्म है उनको मैच कीजिए किससे? विद देयर एक्शन, उनके एक्शन के साथ, उनकी कार्य के साथ, कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा एक्शन करते हैं, कौन सी क्रिया या कार्य करते हैं इन कॉलम बी। कॉलम बी में तो देखिए एक्शन दिए हुए हैं, क्या क्या एक्शन दिए हुए हैं देख लेते हैं एक बार। फिक्सिंग नाइट्रोजन, ये कौन करते हैं याद है आपको? नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। सेटिंग ऑफ कर्ड को सेट करने का काम लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं। बेकिंग ऑफ ब्रेड को बेकिंग में कौन काम आता है? तो ये अभी जिसकी डिस्कशन चल रही थी, यीस्ट काम आता है। कॉजिंग मलेरिया, तो मलेरिया के लिए भी अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था, मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ होता है मलेरिया की कॉजिंग करने वाला, उसको पैदा करने वाला। कॉजिंग एड्स को पैदा करने वाला कौन होता है? तो वायरस होता है। और प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है? वैक्सीन होता है। तो आइए इधर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, प्रोटोजोअन एंड वायरस। लेट्स मैच देम, आइए इनको मैच करते हैं। तो सबसे पहला है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिक्सिंग नाइट्रोजन में भी इसको मैच कर सकते हैं अपन, कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले भी बैक्टीरिया होते हैं। और कर्ड की सेटिंग के लिए तो लैक्टोबैसिलस, देखो सीधा नेम है, तो जो पहले कंफर्म हो रहे हैं उनको हम मैच कर देते हैं, फिर बाद में जो अपन कंफ्यूजिंग जो मैटर है उसको लास्ट में सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि सेटिंग ऑफ कर्ड यानी दही को जमने की जो क्रिया होती है वो लैक्टोबैसिलस के थ्रू होती है। वी कैन मैच देम। इसी के साथ यीस्ट जो है, बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड को पकाने में जो प्रोसेस होती है उसमें यीस्ट का यूज किया जाता है, तो ये अपन मैच कर सकते हैं। कॉजिंग मलेरिया, तो प्रोटोजोआ होता है, मलेरिया के को कॉज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोटोजोअन होता है, तो ये प्रोटोजोआ हो गया, इसको मैच कर दिया। कॉजिंग कोलेरा वाला छूट गया था। हैजा जो कोलेरा का मतलब होता है हैजा, इसको कॉज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भी बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर और देख लेते हैं, वायरस एक और दिया हुआ है, वायरस तो एड्स के लिए होता है, तो हम इसको कॉजिंग एड्स, तो एड्स को कोज करने वाला वायरस होता है। अब अपने पास में देखिए कॉलम ए में क्या क्या रिमेनिंग है, क्या क्या बचा हुआ है। तो राइजोबियम को तो अपन फिक्सिंग नाइट्रोजन से मैच कर ही सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो वर्क है वो राइजोबियम करते हैं। तो अब अपने पास कॉलम ए में बैक्टीरिया बचा है केवल, और ऑप्शन जो बी वाले में एक्शंस में क्या क्या बचे हैं, एक तो कॉजिंग कोलेरा,
यानी कि हैजा पैदा करने वाला, तो ये बैक्टीरिया ही होता है, इससे मैच हो जाएगा। लास्ट में एक बचा हुआ है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने वाला, तो वो तो वैक्सीन होता है। तो यहाँ पर इधर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसके लिए, और इधर कॉलम ए में 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जबकि यहाँ पर 7 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो वी हैव टू लीव 1 ऑप्शन हियर इन द कॉलम बी। कॉलम बी में अपने को एक ऑप्शन छोड़ना होगा, क्योंकि इधर 6 है उधर 7 है। तो अब जो लास्ट बचा है कॉजिंग कॉलेरा, कॉलेरा कॉज करने वाला यानी उसको पैदा करने वाला, हैजे को पैदा करने वाला बैक्टीरिया होता है, ये अपन ने टेबल में देखा था। बट यू डोंट नीड टू मेक दीज क्रॉस लाइन्स। ये जो क्रॉस लाइन्स मैंने यहाँ पर बनाई है इधर उधर, इस तरह से आपको नहीं करना है। यू हैव टू नोट डाउन द कॉलम ए एज इट इज, आपको कॉलम ए को तो एज इट इज नोट डाउन कर देना है। देन यू हैव टू नोट डाउन द राइट ऑप्शन और राइट आंसर इन द अगेंस्ट ऑफ द वर्ड विच गिवन इन द कॉलम ए। जो कॉलम ए में जो वर्ड दिया हुआ है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिट में आपको उसका करेक्ट ऑप्शन लिखना है। जैसे बैक्टीरिया का करेक्ट ऑप्शन अगर कॉजिंग कॉलेरा है, देन यू हैव टू नोट डाउन दिस राइट ऑप्शन इन अगेंस्ट ऑफ दिस। इसके अगेंस्ट में आपको ये लिखना है कॉजिंग कॉलेरा। देन राइजोबियम के अगेंस्ट में आपको फिक्सिंग नाइट्रोजन लिख देना है। सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस एज आई एम टेलिंग यू, जैसा कि आपको बता रहा हूं मैं कि आपको जो इधर कॉलम ए को एज इट इज नोट करना है, देन यू हैव टू राइट द आंसर इन अगेंस्ट ऑफ द कॉलम ए एज वर्ड। ए के अंदर जो वर्ड दिए हुए हैं उनके अगेंस्ट में लिखना है। ओके, वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ वी हैव टू गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो चुका है और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। द फोर्थ क्वेश्चन इज कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जा सकता है विद द नेक्ड आईज। नेक्ड आई, नेक्ड का मतलब वैसे होता है, नेक्ड आई का मतलब होता है नंगी आंख। नंगी आंख का मतलब है कि जिस पर कोई लेंस नहीं लगा रखा हो, हमने कोई ऐड नहीं लगा रखा हो, कोई भी प्रकार की उपकरण अगर आंख पर नहीं लगा रखा है हमने, तो वो नेक्ड आई बोलते हैं, साधारण जो आंख होती है अपनी। तो क्या कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, क्या नेक्ड आई के साथ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं? तो इसका आंसर तो नो है। और क्या दिया हुआ इसमें, इफ नॉट, यदि नहीं, हाउ कैन दे बी सीन, तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? Dear students, you can write the answer of this question from page number 1 of this lesson. इस लेसन का जो फर्स्ट पेज है, जो स्टार्टिंग पेज है, वहां पर सेकंड कॉलम में आप इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं। फ्रॉम हियर, यहां से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देर आर 2 सब क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन है। जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो ये आस्क किया गया है कि क्या नेक्ड आई से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जा सकता है, और सेकंड है कि अगर नहीं देखा जा सकता है तो फिर कैसे देख सकते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको एक बार रीड करके बता रहा हूँ। सो लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और माइक्रोब्स या फिर जिनको माइक्रोब्स की भी कहते हैं, आर सो स्मॉल इन साइज, वो साइज में इतने स्मॉल होते हैं, दैट दे कैनॉट बी सीन, कि उनको नहीं देखा जा सकता है, विद द अनएडेड आई, बिना उपकरण की आई की। यहाँ पर आप नेक्ड आई का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में नेक्ड आई वर्ड यूज किया गया है, तो आप अनएडेड की जगह नेक्ड आई भी यूज कर सकते हैं। इसका जो मीनिंग है दोनों का सेम है, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में आस्क किया गया है उसी बेसिस पर अगर अपन आंसर लिखते हैं, तो यहाँ नेक्ड, अनएडेड की जगह आप नेक्ड जो वर्ड है वो यूज कर दें। तो ये एक चीज क्लियर हो गई है कि ये साइज में इतने स्मॉल होते हैं कि दे कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, वे नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। सम ऑफ दीज, उनमें से कुछ, सच एज द फंगस, जैसे कि फंगस है, जैसे फफूंद होती है, दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, जो कि ब्रेड पर ग्रो करती है,
कैन बी सीन, उसको देखा जा सकता है विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको जरूर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है। अब देखो नेक्ड आई से तो कोई से भी अपन देख नहीं पाएंगे, कोई से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेक्ड आई से तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ जो बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से जो फंगस होता है, जो फफूंद जिसको हम कहते हैं, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। एक लेंस आता है, आपने देखा होगा, गोल लेंस आता है, उसको पकड़ने के लिए थोड़ा हैंडल भी आता है, उसमें चीजें बड़ी दिखती है थोड़ी। जब अपन बुक के जो लेटर्स हैं वो भी देखते हैं तो वो बिग साइज में दिखते हैं, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाता है। तो फंजाई या फंगस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देखे जा सकते हैं। तो आगे लिखा है अदर्स, यानी दूसरे जो होते हैं, कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। बाकी के जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देखे जा सकते हैं, यानी केवल फंगस जो होते हैं उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, अदर्स जो हैं उनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। सो देयर आर बोथ क्वेश्चंस आंसर गिवन हियर। यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चंस जो दिए गए थे एक ही क्वेश्चन में, उन दोनों के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो यू कैन यूज दिस पैराग्राफ, यू कैन यूज दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आप ये आंसर फ्रॉम हियर टू हियर यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड, आइए चलते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। What are the major groups of microorganisms? क्या हैं मुख्य ग्रुप्स, कौन से हैं मुख्य ग्रुप्स, मेजर यानी बड़े ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेजर ग्रुप्स हैं यानी बड़े जो ग्रुप बनाए गए हैं वो क्या हैं। तो हम लोगों ने स्टडी किया है लेसन में, देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 ग्रुप होते हैं। तो हमें यहाँ पर उन्हीं के बारे में थोड़ा लिखना है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट पेज पर, जहाँ पर ये हम लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट पेज पर हम लोगों को ये रीड किया था हमने। यस, दिस इज द आंसर। यू कैन use this answer for this question. It is the first page of the second lesson and you can look this answer on the second column. The answer is this, ये आंसर है इसका। Microorganisms are classified into 4 major groups. Microorganisms जो हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं, यानी कि वर्गीकृत किए गए हैं, वर्गों में बांटे गए हैं, into 4 major groups, 4 बड़े ग्रुप्स में। दीज ग्रुप्स आर, ये ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो ये इसका आंसर है कि ये 4 ग्रुप्स यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक वायरस भी है जो हालांकि इन 4 ग्रुप में नहीं है, लेकिन फिर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में माना जाता है। तो ये तो आपको 4 ग्रुप्स तो लिखने ही है, फिर आप पैराग्राफ चेंज करके ये एक फैक्ट भी साथ में लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। वायरसेज आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरसेज जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी वो भी सूक्ष्म दिखने वाले होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं इनकी तरह ही वो, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। तो ये भी एक आपको फैक्ट लिख देना चाहिए थोड़ा कॉलम चेंज करते हुए, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब बात चलती है तो उसमें वायरस का नाम भी आता है। हालांकि 4 की जो कैटेगरी है वो इन 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई हुई है, तो वहां पर इसका नाम नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी ये भी सूक्ष्म दिखने वाली स्ट्रक्चर होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन यूज these both answer for this questions. इस क्वेश्चन के जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, उसके लिए आप दोनों जो आंसर है उनको अगर आप असेंबल करके लिखते हैं तो इट मे बी ए बेटर आंसर। तो ये एक अच्छा आंसर हो सकता है। लेट्स गो अहेड, आइए चलते हैं थोड़ा आगे। बट टाइम ऑफ टुडेज वीडियो इज ओवर। आज की वीडियो का टाइम भी ओवर हो गया है
और मैंने आपको कुछ रिटर्न वर्क भी दे दिया है आज। तो ये रिटर्न वर्क आप जरूर करें अपनी नोटबुक में एंड इन ए गुड हैंड राइटिंग एंड ट्राई टू लर्न इट। वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स इन अवर टुमारोज वीडियो। कल के वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे। टुडे वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 5। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, यहाँ तक का वर्क कर लिया है एंड क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आर रिमेनिंग। ये 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है। वी विल डू दीज क्वेश्चंस टुमारो। कल हम इनको करेंगे एंड देयर आर सम फैक्ट्स एंड सम एक्टिविटीज आर आल्सो गिवन हियर। यहाँ फिर कुछ एक्टिविटी भी दी हुई है, इसको भी हम रीड करेंगे और कुछ यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे, ये भी हम रीड करेंगे। सो वी विल कंप्लीट दीज ऑल द कंटेंट ऑफ रिलेटेड दिस विच रिलेटेड दिस लेसन। हम लोग ये जितना भी कंटेंट दिया हुआ है, बचा हुआ जो कंटेंट है जिसमें 4 क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं अभी, और ये जो भी एक्टिविटी और डिड यू नो वगैरह दिए हुए हैं, सारा कंटेंट अपन कल पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।